हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सी ऑफ मार्मरा को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सिगुर प्लेट्यू को लेकर के। तो सिगुर प्लेट्यू को अगर हम मैप में व्यू करें, सर्दर्न इंडिया में तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है सिगुर प्लेट्यू और नीलगिरी हिल्स वाला जो रीजन है वहीं पर लोकेटेड है। सिगुर प्लेट्यू जो है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के कनेक्टिंग पॉइंट्स जो है उसका रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो सिगुर प्लेट्यू के यहाँ पर सर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट पर जो है वो नीलगिरी हिल्स लोकेटेड हैं और नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है मोयार और रेयूर। ये सिगुर प्लेट्यू इसलिए न्यूज में रहा था कि कुछ सालों पहले यहाँ की तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस एरिया को लेकर के एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो डिक्लेयर किया था। अब एलिफेंट कॉरिडोर जब यहाँ पर डिक्लेयर किया गया तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर हिली रीजन है, यहाँ पर है रिवर वाला रीजन। तो एलिफेंट जो है वो इस एरिया को क्रॉस करके अपने खाने पानी के इंतजाम के लिए यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं। अब एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर ये होता है कि एक तरीके से 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए कोई एरिया जो है वो डेवलप किया जाए। आप सभी को पता है कि एलिफेंट जो है एक बिग एनिमल है और उसको रहने के लिए, घूमने के लिए एक वास्ट एरिया चाहिए। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इनको काफ़ी वास्ट एरिया डेवलप करने के लिए 2 फॉरेस्ट रिजर्व्स को आपस में या दो से ज़्यादा जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं उनको कनेक्टिंग एरिया डेवलप किया जाता है। उसी को बोलते हैं कॉरिडोर, ताकि ये जो एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ जा सके। ओके, और काफ़ी वास्ट एरिया जो है वो इनडायरेक्टली उनके लिए एक हैबिटेट के रूप में डेवलप किया जा सके। तो सिगुर प्लेट्यू के अंडर ही, मतलब सिगुर प्लेट्यू वाला जो एरिया है वो भी इस एलिफेंट कॉरिडोर में एक तरीके से कंप्लीट किया गया था, इंक्लूड किया गया था, जिसकी की वजह से ये एरिया जो है वो न्यूज़ में रहा था। अब यहाँ पर जो भी प्राइवेट बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इस एरिया में अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उनको लेकर के उन्होंने पिटीशन डाली कि ये जो कॉरिडोर है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने जो है वो इसके ऊपर क्लेम किया कि ये जो प्रोसीजर है, ये एलिफेंट कॉरिडोर जो डिक्लेयर किया गया है उसके ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A जो है उसमें एक बात बोली गई है कि जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं, जो भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन सभी के प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा सकता है और हमारी ये ड्यूटी है कि उनके लिए काम किया जाना चाहिए। तो स्टेट यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है कोई भी कॉरिडोर। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर के डिस्कशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी मद्रास हाई कोर्ट का जो रिजल्ट था उसी के ऊपर रिलाई किया और उन्होंने बोला कि इस तरीके के कॉरिडोर जो हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो सिगुर प्लेट्यू इसलिए न्यूज़ में रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ये जो कॉरिडोर वाला एरिया जो है इसके ऊपर ये भी एलिगेशन लगे कि यहाँ पॉलिटिकल बेसिस पर या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर टाइम टू टाइम कम और ज़्यादा इस एरिया को डिक्लेयर किया जाता है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का यहाँ पर ऐलान किया कि एक कमेटी बनाई जाए और जो कमेटी है वो यहाँ पर टाइम टू टाइम व्यू करेगी इस एरिया के रेगुलेशन को लेकर के। तो इस सिगुर प्लेट्यू से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है इसमें स्टूडेंट्स की एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। अगर हम यूपीएससी की बात करें कि 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और आप सभी को पता है कि 9 to 10 मंथ्स जो है वो प्रीलिम्स के लिए बचे हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि किस तरीके से वो अपने सिलेबस को इस तरीके से रेगुलेट करके चलें कि प्रीलिम्स से पहले उनका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए, साथ में उनका जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाए, जो भी मॉक टेस्ट वो देना चाहते हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। तो इसमें एक मेजर इशू आता है कि डेली बेसिस पर अपने टारगेट को किस तरीके से अलॉट की जाए। तो ये जो आपका इशू है इसी में हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो हमारे मेंटोर हैं वो आपकी हेल्प
हेल्प करेंगे। आपके सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड यहाँ पर किया जाता है कि डेली बेसिस पर आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो भी कंप्लीट होता है, करंट पार्ट जो है वो भी कंप्लीट होता है, टाइम टू टाइम जो रिवीजन टेस्ट है वो भी यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, और आपके स्ट्रेटजी में स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट को लेकर के आपको अपनी प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरीके से हम इसको रीड करें या कि कौन सी रेफरेंस बुक जो है वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो इन्हीं सभी को लेकर के जो हमारे मेंटोर हैं वो आपको गाइड करते हैं। अब इसके अदर बेसिक फीचर जो हैं वो हमारी वेबसाइट जो है वहाँ पर जाकर के व्यू कर सकते हो, और आपको लगता है कि प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि झारखंड जो स्टेट है वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से कुछ इशू देखने को मिल रहा था कि वहाँ के जो सीएम हैं उनको हटाया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जाएगा। अब वहाँ पर कल ये हुआ कि उनको अपना ट्रस्ट वोट डिक्लेयर करना था कि उनके पास में मेजोरिटी है या नहीं है। तो यहाँ पर झारखंड में जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी मेजोरिटी डिक्लेयर की है। अभी वहाँ के सीएम को डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई भी क्लियर जो विजन है, क्लियर जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहाँ के गवर्नर को सेंड कर दिया है कि माइनिंग को लेकर के उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया वहाँ के सीएम ने कि माइनिंग जो पॉइंट है वो उनके पास ही था एज ए इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट के रूप में, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ माइंस को अपने नाम ट्रांसफर करवाने की कोशिश की, मतलब प्रॉफिट जो है वो गेन करने की कोशिश की किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रहते हुए। इसी को लेकर के जो आरपीए एक्ट 1951 जो है उसका सेक्शन 9A के तहत यहाँ पर एलिगेशन लगे कि उनका डिस्क्वालीफाइड किया जाए। तो देखो कोई भी पर्सन जो है अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का या पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है तब भी वो मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर और सीएम जो है और वहाँ पर जो है वो हमारे मिनिस्टर जो है बन सकते हैं सेंट्रल लेवल पर। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेसिफिक बात, एक स्पेसिफिक प्रोविजन रखा गया है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर उनको क्या होना होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो 6 महीने के अंदर बन जाते हैं तो वो अपने पोस्ट के ऊपर रेगुलर बने रह सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर बोला जा रहा था कि किसी 6 मंथ्स तक जो है वो अपनी सीट पर बने रह सकते हैं, एज ए सीएम बने रह सकते हैं, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो दोबारा से जीत करके अगर सीट से आ जाते हैं तो रेगुलर सीएम बने रहेंगे। हालांकि अभी जो कुछ बोला नहीं गया है कि उनको जो है वो डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आरपीए एक्ट 1951 जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर ब्रिटेन में, आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पर पीएम के लिए कि कौन पीएम वहाँ पर बनेगा, तो 2% जो थे मतलब पार्टी में कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर रूलिंग पार्टी है, तो वहाँ पर इंट्रा पार्टी कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा था कि यूके की कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो किसको डिक्लेयर करेगी कि कौन वहाँ पर जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट वाला जो रीजन है, मतलब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये वो जो प्लेस है वो किसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रूस जो है और इसके अलावा जो ऋषि सुनक जो है वो दोनों यहाँ पर इस दौड़ में थे, और यहाँ पर जो लिज ट्रूस हैं वो जीत गई हैं और अब वो वहाँ की नेक्स्ट पीएम होंगी। लिज ट्रूस जो है उन्होंने स्पेसिफिक फोकस करने की बात की है कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर स्पेसिफिक वो फोकस करेंगी ताकि जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज हैं इनको सोल्व किया जा सके, और एनर्जी सेक्टर में एक अल्टरनेट के रूप में जो अदर पॉइंट्स हैं उनको भी डिक्लेयर किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो अगर हम यहाँ पे अभी हमने जो ब्रिटेन की बात की है, आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमने कहाँ से गेन किया है, ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसमें जो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एक तरीके से लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। ओके, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी जो होता है उनमें क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा और भी अदर फीचर्स जो हैं वो हमने ब्रिटेन से लिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए,
नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो अभी हमने झारखंड वाला जो इशू डिस्कस किया ना, उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से कुछ इस तरीके की इशू देखने को मिल रहे थे कि जो वहाँ के सीएम हैं उनको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है या किस तरीके से वहाँ पर उस स्टेट को गवर्न करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, अभी देखो आप सभी को पता है कि टाटा सन्स के जो फॉर्मर चेयरमैन है साइरस मिस्त्री, उनकी डेथ हो गई। तो उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से जो रोड एक्सीडेंट है उनको कम किया जा सकता है। इसी को लेकर के नेक्स्ट जो टेक्स्ट पेज है वहाँ पर भी एक्सप्लेन जो पेज है वहाँ पर भी इसके बारे में बता रखा है। तो हम दोनों आर्टिकल्स को कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया है कि 2021 में अगर हम कंपैरिजन करें, 2014 से कंपैरिजन करें 2021 का, तो रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की संख्या, जो डेथ हो जाती है लोगों की, वो संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी प्रेजेंट टाइम में फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स साइरस मिस्त्री की डेथ होने से ये जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में एक बात बताई गई है कि IIT दिल्ली के द्वारा कुछ टाइम पहले कुछ स्टडीज की गई थी और उन्होंने रोड सेफ्टी रिपोर्ट के नाम से ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो डेवलप की गई थी। और उसमें बताया गया था कि एयर बैग डिप्लॉयमेंट रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी बाई 60%, कि अगर आपकी कार में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एक्सेसरी जो हैं वो इनपुट होती हैं, तो जो अगर रोड एक्सीडेंट होता भी है तो डेथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कि एयर बैग अगर है तो उसमें 63% तक मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा लेफ्ट शोल्डर बेल्ट यूज़ अगर किया जाता है तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो 72% तक रिड्यूस हो जाती है। और दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में, एयर बैग और सीट बेल्ट दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में यूज़ किया गया है तो 80% तक रोड एक्सीडेंट में मोर्टेलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो हमें क्या करना है। लोग फ्रंट पेज सीट पर जो बैठते हैं वो सीट बेल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन बैक सीट पर बैठे हुए लोग जो हैं वो सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पर साइरस मिस्त्री की जो कार को जब व्यू किया गया तो यहाँ पर देखा गया कि उनकी जो बैक सीट है उनके लिए जो भी एयरबैग्स जो होने चाहिए थे, ये सुविधाएं जो है उसमें प्रेजेंट नहीं थी उनकी कार में। इसी का बेसिक रीजन रहा कि जब क्लैश हुआ कार में और डिवाइडर से कार टकराई तो बैक सीट पर बैठे हुए जो लोग हैं उनको सेफ्टी के लिए ना उन्होंने सीट बेल्ट पहना हुआ था, ना एयरबैग्स वहाँ पर सुविधा थी। तो इसी की वजह से ये जो इशू है वो देखने को मिला, क्योंकि जो फ्रंट सीट पर जो लोग थे उन्होंने सीट बेल्ट कैरी किया हुआ था। और इसी का बेसिक रीजन रहा कि वो उन दोनों लोगों की जो जान है, उन दोनों की जो लाइफ है वो बच गई। तो जब भी कार कैरी की जाए इसको लेकर के जो टेक्स्ट पेज है उस आर्टिकल में ये बात बोली भी गई है कि देखो जो भी हमारी पॉलिसी है उसमें ये डिक्लेयर किया जाए और ये जो कार सीट बेल्ट जो है इसको पहनना जो है वो 100% अश्योर करने की कोशिश की जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि अगर इस तरीके से आप कैरी करते हो तो आपकी जो लाइफ है उसका सेफ्टी के जो चांसेस हैं वो कितने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हमारी जो गाड़ी जो है, जो हमारे हाईवेज जो है, इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होने का रीज़न ये भी है कि हमारे जो हाईवेज हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, तो उनको इंक्रीज़ किया जाए। और आप सभी को पता है कि जो ओवर स्पीडिंग है वो भी एक मेजर रीजन है, क्योंकि उनकी जो कार है, साइरस मिस्त्री की जो कार है, लास्ट दिस टोल बूथ पे वो डिटेक्ट हुई थी और जिस एरिया में उनकी जो कार क्लैश हुई है वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस है। और जब वो उस टोल बूथ से निकले थे उसके 9 मिनट के बाद में तो ये न्यूज़ आ भी गई थी कि उनकी कार जो है एक्सीडेंट हो गई है और उसमें साइरस मिस्त्री की डेथ हो गई है। तो आप समझ सकते हो कि उनकी कार की जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा रही होगी। तो ओवर स्पीडिंग जो है वो भी रोड एक्सीडेंट का एक बेसिक रीजन है। तो इन सभी के ऊपर वर्क किया जाना चाहिए, बेसिक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जानी चाहिए ताकि इस तरीके के जो इशू हैं वो कम देखने को मिल सके। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो अभी आपने देखा कि गॉर्बेचेव, इनकी डेथ हो गई है। उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जो भी कोल्ड एरा या कोल्ड वॉर जो था उसको ख़त्म करने में, वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसएसआर जो था उसके बीच में जो भी कोल्ड वॉर था उसको ख़त्म करने में इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन
राइटर ने ये बोला है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो उसी इशू के ऊपर दोबारा से जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज मीन्स यूएस और यहाँ पर रशिया जो एक मेजोरिटी में पार्ट सामने आया था 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो उसके मेजोरिटी के रूप में पार्ट सामने आया रशिया। तो अभी फिर से वो ही इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो यूएस जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड कर रहा है रशिया के बॉर्डर एरियाज में यहाँ पर सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। और यही बेसिक रीजन है कि यूक्रेन के ऊपर जो क्राइसिस है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। और यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जिस बेसिक टारगेट को लेकर के मिस्टर गोर्बेचेव ने जो काम किया था उसमें दोबारा से वही इशू देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो सोसाइटी है, वर्ल्ड लेवल पर जो सोसाइटी है, उसमें एक मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स सोसाइटी के रूप में हमें अपने आप को डेवलप करना होगा। किसी भी स्पेसिफिक एक पॉइंट, जैसे कि ना तो सिर्फ कंप्लीट कैपिटलिज्म ना ही कंप्लीट सोशलिज्म, इनके अकॉर्डिंग हमें डेवलप करना है। ठीक है, हमें जो भी एक तरीके से सोसाइटी के पार्ट हैं उनका एक मिक्सअप फॉर्म में जो है वो वर्ल्ड को डेवलप करना है। तो यहाँ पर उन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल लिया था कि इंडिया किस तरीके से बहुत सारी डाइवर्सिटी और बहुत सारे अदर इश्यूज होने के बाद में भी किस तरीके से मिक्स्ड फॉर्म में अपने आप को डेवलप उन्होंने किया है, इसी के ऊपर फोकस करने की बात उन्होंने रखी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में बताया गया है कि अब सभी को पता है अभी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया गया, और उसके कुछ टाइम बाद में ही हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली लोकसभा में डिबेट में कि हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा ही फंडेड हो, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको 2 साल कंप्लीट हुए, उस टाइम हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी की एक बेसिस है और इसी के ऊपर उन्होंने फोकस करने की बात की गई। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर हम पब्लिक फंडिंग या गवर्नमेंट फंडिंग अगर हम नहीं करेंगे तो जो हम अपग्रेडेशन की बात करते हैं, जो हम स्किल्स की बात करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो हायर सोसाइटीज़ हैं, उनके पास तो मनी पहले से ही अवेलेबल है, तो वो तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, अच्छे मनी इन्वेस्ट करके जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकते हैं। तो उनके अपग्रेडेशन के लिए तो आपको ज़रूरत है नहीं। तो आप गवर्नमेंट सीट्स जो है या गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर वर्क करोगे, तभी तो जाकर के एक मीडियम फैमिली एंड लोअर इनकम फैमिली के जो चिल्ड्रन हैं वो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगी। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो जो प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कंपैरिजन करते हुए जो हमारे पब्लिक फंडिंग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है जो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो सके, ताकि जो इशू हैं जो भी प्रॉब्लम है स्किल की या फिर अदर प्रॉब्लम्स की उनको सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने टाइम टू टाइम अलग अलग एजुकेशन पॉलिसी की बात की है, अलग अलग किस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी उसके बारे में बात की है। तो एक कमीशन ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी कि हमारी जीडीपी का 2% जो है वो एजुकेशन के ऊपर हमें खर्च करना होगा, लेकिन राइटर ने यहाँ पर डाटा बताए हैं कि टाइम के साथ में हमारी गवर्नमेंट का एजुकेशन के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। 2010-11 में हमारी जो गवर्नमेंट है वो बजट एस्टिमेट का 0.86% जो है वो खर्च करती थी किसके ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, लेकिन 2019-20 में 0.52% जो है वो देखने को मिला है। मतलब जीडीपी का जो है अगर हम बात करें तो 0.16% जो है वो ही हम खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। और ये काफ़ी ज़्यादा इशू पॉइंट है। जो हमने टारगेट लिया था, जो हमारे लिए रिकमेंडेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना होगा ताकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो एक बेहतरीन क्वालिटी में, बेस्ट क्वालिटी में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके, और जो हमारी सोसाइटी का जो मीडियम क्लास फैमिली जो है वो ईजिली इसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो यहाँ देखिए,
देखो सेरेना विलियम्स आप सभी को पता है टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं वो, और उनको लगभग 27 ईयर का उनका करियर रहा, और उन्होंने अभी यूएस ओपन में अपना गेम खेलते हुए लास्ट मैच उन्होंने खेला और वहीं पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपना रिटायरमेंट। ओके, 23 टाइम ग्रैंड स्लैम जो है उन्होंने जीते हैं। इस आर्टिकल में अगर हम बात किए करें तो स्टेफी ग्राफ, जिनको उन्होंने एक तरीके से उनसे आगे निकलते हुए 23 जो ग्रैंड स्लैम है वो अपने नाम किए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनके बारे में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन टूर्नामेंट्स में वो हमेशा डोमिनेंट रोल उन्होंने प्ले किया, और जो यूएस ओपन टूर्नामेंट जो है उनका मतलब जो फ्रेंच ओपन है उनमें जो है उनका थोड़ा सा कम जो है इफेक्ट देखने को मिलता था। तो यहाँ पर ये ग्रैंड स्लैम की बात की गई है। ग्रैंड स्लैम होते क्या है, आप सभी को पता है कि टेनिस जो है वो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम मतलब 4 इम्पोर्टेंट एनुअल प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। इनकी अगर हम बात करें कि कौन कौन से ग्रैंड स्लैम हैं, तो सबसे पहले होता है एक ईयर में अगर हम बात करें, जैसे 2022 में बात करें, ऐसे सेम हर ईयर में जो है ये 4 ग्रैंड स्लैम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये जनवरी में इसको खेला जाता है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन को जो है वो लेट में या फिर अर्ली जून में, मई और जून के बीच में इसको खेला जाता है। फिर होता है विंबलडन। विंबलडन जो है वो लेट जून और अर्ली जुलाई के बीच में, जून और जुलाई के बीच में इसको खेला जाता है। और लास्ट होता है 4th ग्रैंड स्लैम में 4th नंबर पर आता है यूएस ओपन, और यूएस ओपन को अगस्त और सितंबर के बीच में खेला जाता है। अभी यूएस ओपन चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये चारों जो ओपन है, जो 4 इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है टेनिस गेम के लिए, तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो होता है इसको हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, ठीक है। और जो फ्रेंच ओपन जो होता है इसको क्ले ग्राउंड के ऊपर खेला जाता है। विंबलडन जो होता है उसको ग्रास ग्राउंड के ऊपर खेला जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन सा जो ओपन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो विंबलडन जिसको जून और जुलाई के बीच में खेला जाता है, ये सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे पहले 1877 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में यूएस ओपन 1881 में, और उसके बाद में जो है वो फ्रेंच ओपन जो है वो 1891 में, और लास्ट में जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। तो यहाँ पर ये टेनिस से रिलेटेड 4 इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम और उनकी क्या हिस्ट्री रही है, कौन से कोर्ट के ऊपर कौन सा गेम जो है वो खेला जाता है, कौन सा ओपन को प्ले किया जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखें। तो ये टेक्स्ट पेज पर जो अभी हमने डिस्कस किया, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि सीट बेल्ट के साथ में जो अगर एयरबैग्स अगर होते हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अचानक से जब क्लैश होती है गाड़ी, तो गाड़ी क्लैश होने की वजह से बहुत सारी आपकी बॉडी में जो है वो इंजरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट कैरी किया हुआ है, साथ में एयरबैग्स जो है आपकी गाड़ी में अवेलेबल है, तो जो भी इंजरी जो होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो हमारे इंडिया में मैंडेटरी सीट बेल्ट पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम किया जाना चाहिए। वैसे टाइम टू टाइम इसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की गई है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो सेफ्टी डिवाइस जो है, बेल्ट जो है, इसको सबसे पहले इंजीनियर्ड किया गया था 3 पॉइंट सीट बेल्ट नील्स इवार बोहलिन के द्वारा 1959 में, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी कार्स हैं उन सभी में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर ये बताया गया है 2000 यूएस में कुछ इस तरीके की कुछ स्टडी हुई और उसमें देखने को मिला कि 2016 के टाइम में जो यूएस है वहाँ पर 48% जो डेथ हुई, उनमें से मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो उनके बेसिक रीजन ये थे कि उन्होंने और स्पीडिंग गाड़ी थी, उन्होंने जो भी सीट बेल्ट है उसको कैरी नहीं किया हुआ था, और भी अदर इश्यूज सारे बने हुए थे। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर हम फोकस करें, इनको लेकर के एक अवेयरनेस अगर क्रिएट की जाए तो इन इश्यू को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो LGBTQIA जो कम्युनिटी है उसको लेकर के नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन जो गाइडलाइंस जारी की है उसी के बारे में बताया गया है। देखो,
जो LGBTQIA+ कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं जो पर्सन, इसमें क्या होता है कि उनकी जो भी सेक्सुअल ऑर्गन के अगेंस्ट जो है उनकी बॉडी में कुछ अदर सेक्स के प्रति जो है वो उनकी जो फीलिंग, जैसे कि मैन जो है वो वीमेन की तरह बिहेव करे, तो यहाँ पर क्या होता है कि उनकी फैमिली, स्पेसिफिक इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस तरीके की थेरेपी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है फैमिली को, कि उनके सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंग या उनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग जो है उनका सेक्स ऑर्गन जो है वो चेंज किया जा सके। इसके लिए जो थेरेपी है उन सभी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहाँ पर जो है स्टेट मेडिकल काउंसिल और उन सभी के ऊपर उनको क्लियरली ये बात लिखी है कि इस तरीके की जो भी थेरेपी होती है, जो कन्वर्जन थेरेपी होती है, उनको हम बैन करते हैं और इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है वो बोला जाएगा। 2021 में जस्टिस एन आनंद वेंकटेश जो है मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने भी एक इंटरिम गाइडलाइंस इसको लेकर के पुलिस एक्टिविस्ट यूनियन एंड स्टेट सोशल वेलफेयर मिनिस्टर्स एंड नेशनल मेडिकल कमीशन, उन सभी को ये बोला था कि LGBTQI जो कम्युनिटी है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो उन्होंने चुनी है और उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनको इसको लेकर के सेंसिटिविटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो होम लेवल पर स्टार्ट होते हैं और जो टीनेजर्स हैं उनको फोर्सफुली जो है उनकी कन्वर्जन थेरेपी जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों को क्या माना गया है, इलीगल माना गया है और इस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो पर्सन है उनकी सेफ्टी के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है शेख हसीना बांग्लादेश, हमारा रीजनल एरिया में बॉर्डर कंट्रीज हैं, उनके बॉर्डर कंट्री उसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन होगा। जो भी रिवर वाटर डिस्प्यूट है जिसमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें तीस्ता रिवर की, तीस्ता रिवर जिसका सिक्किम स्टेट से ओरिजिन होता है और इंडिया के सिक्किम और वेस्ट बंगाल स्टेट से फ्लो करती हुई फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, तो यहाँ पर उस स्टेट के वाटर को डिस्प्यूट है। दूसरा पावर जनरेशन को लेकर के, डिफेंस सेक्टर को लेकर के भी यहाँ पर डिस्कशन होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेख हसीना ने रोहिंग्या इश्यू के बारे में भी बात बोली है। रोहिंग्या अगर हम बात करें तो म्यांमार कंट्री से बिलोंग करने वाली एक एथनिक कम्युनिटी, और यहाँ पर उनके खिलाफ में अगर हम बात करें तो रोहिंग्या कम्युनिटी के खिलाफ में बहुत लंबे टाइम से एट्रोसिटी जो है वो म्यांमार कम्युनिटी में स्टार्ट हो गए थे। 2017 में ये जो एट्रोसिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए और इसी का रीज़न रहा कि म्यांमार से ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी निकल करके इंडिया बांग्लादेश में इलीगल तरीके से आकर के रहने लगी। तो इस रोहिंग्या इश्यू को, इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए भी बात बोली गई है कि इसके ऊपर भी इंडिया जो है वो अपनी बात रख सकता है। काफ़ी वास्ट है इंडिया और अपने लेवल पर रोहिंग्या क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है कि जो ड्रेस होती है स्कूल की उसके साथ में क्या हिजाब कैरी नहीं कर सकते। यहाँ पर जो पिटीशन डाली गई उसमें क्वेश्चनिंग की गई है कि हम बहुत बार देखते हैं कि लोग अपनी ड्रेस के साथ में अपने जो रिलीजन है उसको रिप्रेजेंट करते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहनते हैं। जैसे कि अगर हम वैष्णव कम्युनिटीज़ की बात करें तो वो अपने हेड के ऊपर जो तिलक है उसको कैरी करते हैं। अदर कम्युनिटीज़ में जो भी है वो अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं उनको कैरी किया जाता है। तो क्या यहाँ पर जो स्कूल ड्रेस है उसके साथ में हिजाब को कैरी नहीं किया जा सकता? आप सभी को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक बात रखी थी कि हिजाब जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट नहीं है उनकी ट्रेडिशन का, तो इसी के बेसिस पर उसको रिमूव किया जाना चाहिए और स्कूल की जो ड्रेसेस हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर अपना क्या स्टेटमेंट देता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ। हमारे इंडिया के बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे। फिर वहाँ से उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालने के लिए हमने कोशिश की। ऑपरेशन गंगा जो है वो हमने लॉन्च किया, ओके, और ऑपरेशन गंगा के थ्रू उन सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इवैक्यूएट करवाया गया था। अब यहाँ पर उनकी एजुकेशन को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चनिंग की जा रही है कि किस बेसिस पर जो है उन यूक्रेन वाले जो स्टूडेंट जो वहाँ पर अपनी स्टडी कर रहे थे उनके डिसीजन, उनके करियर को लेकर के जो है वो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढ सकते हैं।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में डिस्कशन करे और जो भी रिजल्ट है वो जल्दी डिक्लेयर करे ताकि उनके कैरियर के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो साइरस मिस्त्री की जो कार थी मर्सिडीज बेंज, उसको व्यू किया गया तो उनकी जो रियर सीट्स हैं उनके ऊपर कोई भी एयरबैग्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली। यहाँ पर आप सभी को पता है कि भीमा कोरेगांव इशू जो है वो आपने बार बार व्यू भी किया होगा, सुना भी होगा। तो यहाँ पर भीमा कोरेगांव 2018 में जो इशू देखने को मिला, जब 200 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी भीमा कोरेगांव इशू की, तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं इन्वॉल्व थे, फिर उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था। तो मिस्टर नवलखा जो है उनकी बेल पिटीशन को लेकर के बोला गया है, एनआईए कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है उनकी बेल को। तो हमारे इंडिया में किस तरीके के क्राइम है इसके बेसिस पर जो बेल है उसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि रेगुलर बेल होती है, इंतरिम बेल होती है एंड एंटीसिपेटरी बेल होती है। रेगुलर बेल जो है वो किसी पर्सन को जो है वो ग्रांट की जाती है जिसको अरेस्ट किया गया है और या फिर वो पुलिस कस्टडी में है, ओके। और इंतरिम बेल जो है वो कुछ टाइम के लिए बेल जो है वो दी जाती है। अगर हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करें तो इसको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है यह देखिए, हाँ देखो, हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उन्होंने अडॉप्शन पॉलिसी के बेसिस पर जो भी वीमेन एम्प्लॉइज अगर वो अडॉप्ट करती हैं चाइल्ड को, तो उनको 180 डेज के बेसिस पर जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको लीव का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करेगी कि इस तरीके से जो अडॉप्शन के थ्रू अगर आप बच्चा अडॉप्ट करते हो तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो आपके लिए अलाउ किया जाएगा, ताकि जो आपका प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट हो सके, अडॉप्शन जो पॉलिसी है वो इंक्रीज हो सके और वीमेन एम्प्लॉयज जो हैं उनको अपना जॉब करने में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है फर्स्ट आर्टिकल, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी आपको चिली जो कंट्री है उसमें नए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया जाएगा, या जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को लेकर के यहाँ पर रेगुलर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स को लेकर के अपनी बात रखी गई है। तो चिलियंस जो लोग हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है ओवरऑल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, okay. President Gabriel Boric vowed to continue working to reform the political landscape after Chileans on Sunday emphatically rejected a proposed new constitution to replace the one adopted during the Augusto Pinochet dictatorship. और ठीक है, तो उनको कम्प्लीटली उन्होंने रिजेक्ट करने से मना कर दिया है कि कम्प्लीटली इसको यहाँ से क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।